वेलकम बैक टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डेमोक्रेसी की इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस करा था। आज फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले कि एक शेर हो जाए कि कहता है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा मेरे दोस्त। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा मेरे दोस्त। और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी जो कंट्रीज होती हैं, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, वो हो गई जहां जिस कंट्री में डेमोक्रेसी और उसके सभी फीचर्स फॉलो हो रहे हैं, उसी कंट्री को हम कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। अब वन पार्टी सिस्टम, मोनार्की, डिक्टेटरशिप जो भी है वो उसमें इंक्लूड है। अब ये कहता है कि डेमोक्रेसी जो है ये बेस्ड है किस पे? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कंसल्टेशन होती है और लोग जो हैं वो अपने राइट्स एंजॉय करते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं। किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। समझ आई कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, एक या डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास राइट होता है कि वो जो अपने राइट्स हैं, अपने हकूक हैं, उनकी बात इलेक्टेड गवर्नमेंट से कर सकते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज कंपैरिजन में क्या कहता है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ये स्पेशली इन द, हम डिक्टेटरशिप तो नहीं कहेंगे क्योंकि सभी कंट्रीज में जो सभी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप नहीं होती, इस वजह से यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे। बट रूलर्स जो होते हैं वो जो चाहते हैं वही काम, वही लॉज उस कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं। यानी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो रूलर्स चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक मोनार्की है, अब जो मोनार्की में किंग और क्वीन चाह रहा है वही लॉज, वही रूल्स चल रहे हैं। डिक्टेटरशिप तो कंप्लीटली एक डिक्टेटर के अंडर होती है। अब वन पार्टी सिस्टम जो होता है उसमें भी इतनी ज़्यादा लोगों को वो फ्री हैंड नहीं दिया जाता कि वो अपने डिसीजंस ले सकें या डिस्कस कर सकें अपनी किसी गवर्नमेंट के साथ। तो इसलिए ये कहता है कि रूलर जो चाहता है वही होता है। दूसरी चीज़, देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होते हैं, या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन में क्या होता है, लोगों को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली मैं अपनी मर्जी से जिसको चाहूं उसको वोट कास्ट कर सकता हूं। तीसरी चीज, लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं करंट रूलर्स को। आपको पता है कि एवरी 5 ईयर्स के बाद, यानी 5 साल का अगर लोकसभा का टेन्योर है, तो लोग, अगर पब्लिक ने चाहा तो वो किसी भी एमपी को, यानी कोई भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो अपने एमपी को 5 साल के बाद चेंज कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि एमपी ने, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी ने उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, उनकी के इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं किया, उनको लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है, तो उन्हें राइट है वो किसी दूसरे बंदे को वोट दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये बेनिफिट्स होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज के, है ना। दूसरी चीज़ कहता है कि देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32 स्पेशली 35,
उसके बाद क्या है कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद इसमें बाकी राइट्स, माइनॉरिटीज़ के राइट्स, उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स माइनॉरिटीज़ के। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी भी माइनॉरिटी के या किसी भी सिटीज़न के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको वायलेट नहीं किया जाता, वो अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कहता है कि एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट, लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल इंडिया, जैसे इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और मीडिया या कोई भी आम सिटीज़न जो है वो क्वेश्चन कर सकता है कि कौन सी पॉलिसी क्यों बनी, उसमें लोगों का क्या बेनिफिट्स है, हमें ये इस तरीके के सिस्टम जो है वो चाहिए, हमें कौन कौन सी न्यू प्रोग्राम्स चाहिए, वो डिस्कस कर सकते हैं हम अपनी गवर्नमेंट्स के साथ, हम उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट ये सारा नॉन डेमोक्रेटिक या किसी मोनार्की या डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ में नहीं होता। दूसरी चीज़, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में इलेक्शंस या तो होते ही नहीं, अगर होते हैं तो फ्री एंड फेयर नहीं होते। अब देखना, मैंने कहा कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यानी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में या तो इलेक्शन होते ही नहीं होते, माने कोई डिक्टेटर है या कोई मोनार्की है एब्सोल्यूट, तो उसमें नहीं होगा। बट अगर होते भी हैं यानी वन पार्टी सिस्टम या कोई भी, तो वो फ्री एंड फेयर नहीं होते, इम्पोज कर दिया जाता है। जब आप केस स्टडी पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में या इसी में आगे, तो उन केस स्टडी पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू कैटेगराइज इनको कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल डू नॉट एंजॉय देयर। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स लोग एंजॉय नहीं कर सकते उतने फुली तरीके से। अब ये भी एक चीज़ है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि हर नॉन डेमोक्रेटिक मतलब डिक्टेटरशिप वाली कोई कंट्री है, डिक्टेटर है, तो वो आगे आप केस स्टडी में पढ़ोगे तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स लोगों के वायलेट हो रहे हैं। कहीं मोनार्की है तो वहाँ पे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। ये कंपैरेटिवली अब डेमोक्रेटिक जितने जो राइट्स हैं वो किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में एंजॉय नहीं कर सकते। आई होप कि आप इसको कैटेगराइज अब कर पाओगे। फर्दर हम केस स्टडी पढ़ेंगे और उसके बाद आप और अच्छे से इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। अच्छा, सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर का मतलब कि कोई भी अनफेयर एक्टिविटी नहीं होगी। अनफेयर एक्टिविटी नहीं होगी यानी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम है। अब इसकी ना डेमोक्रेसी में हमेशा डेमोक्रेसी किस बेस पे होती है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम पे। अब डेमोक्रेसी में जो करंटली पावर में है उनका फेयर चांस होता है लूजिंग का। अगर लोगों को लगता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो वो उनको चेंज कर सकते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को। दूसरी चीज़ कहता है बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। अब ये एग्जांपल दे रहा है किसकी? एग्जांपल दे रहा है चाइना की। हम एग्जांपल किसकी देंगे? चाइना की। अब देखो चाइना में, ये चाइना की कह रहा है कि चाइना में इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले कैंडिडेट्स को अप्रूवल लेना पड़ता है किससे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। यानी आप एक जैसे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो एफिलिएट नहीं होता, अलग अपने तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं अपने एक्सपेंसेस या अपने ही तरीके से। तो वैसा नहीं है यहाँ पे। आपको चाइना में अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है, अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको अप्रूवल लेना है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। दूसरी चीज, ओनली दोज हु मेंबर इन कम्युनिस्ट पार्टी एंड एलिजिबल स्मॉलर पार्टीज। एक आ गई जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसके मेंबर्स और जो अलाइड छोटी 2-3 पार्टीज हैं वही लोग क्या कर सकते हैं?
पार्टीज जो अलो होते किए जाते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और इसने ये दिया भी है कि 2002 और 2003 के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ, उन्हीं लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी जो अलाइड 2-3 छोटी पार्टीज थी उनको अलो किया गया 2002 और 2003 में इलेक्शन लड़ने के लिए। तीसरी, गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है। फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब दोनों एक ही पार्टी से हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहो यानी हम जिसको वोट दे रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पे, वो आगे जाके जिस प्रेसिडेंट को चुनेंगे, वो 2 जो लोग लड़ रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो दोनों के दोनों जिस प्रेसिडेंट को चुनेंगे वो तो सेम रहेगा। यानी पार्टी एक है तो पार्टी एक मतलब पार्टी की राय, पार्टी का जो आइडियोलॉजी, सारी चीज़ें एक रहेगी, तो आप पार्टी को चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास कांग्रेस, बीजेपी, डिफरेंट नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो हम जिस भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, हम उसका सीएम या उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका जो एमपीज होते हैं उनको जिता सकते हैं, और हम यहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का रूल रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो आज की डेट में बीजेपी एंड उसके अलाइड जो हैं उनका गवर्नमेंट है सेंटर में, उससे पहले जो है 2014 से पहले कांग्रेस और उनके अलाइड की गवर्नमेंट थी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट्स बदलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट बदलेगी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, तो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है वो इंडिया में चलता है, जिससे हम इतने सारे राइट्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं। दूसरी चीज ये समझ आ गया आपको? दूसरी आगे देखिए, अब ये मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी हम जिन लोगों को इलेक्शन में वोट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो उन्हीं लोगों के द्वारा लिए जाने चाहिए जिनको हम वोट देकर कहाँ भेज रहे हैं, असेंबली में, कहाँ भेज रहे हैं, लोकसभा में। लेकिन वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा कुछ टाइम पे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, पावर्स को ओवरथ्रो किया गया। अब इन अ डेमोक्रेटिक द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, जिनको हम इलेक्ट करते हैं। बट हुआ क्या, ये पाकिस्तान के जनरल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने क्या किया, ये मिलिट्री कमांडर थे 1919 में, इसने ओवरथ्रो करा किसको? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करा। फॉर एग्जाम्पल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रो करा, अपनी पावर्स का मिसयूज करा और डिक्लेयर किया अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और उसके बाद 2002 में ये चेंज करता है अपनी पोजीशन और प्रेसिडेंट बन जाता है, सेम बंदा, और उसके बाद ये रिफरेंडम करवाता है और 5 इयर्स का एक्सटेंशन ले लेता है, यानी प्रेसिडेंट बनने के बाद भी अपने टेन्योर को एक्सटेंड कर देता है, और ये कहता है कि भाई लोग चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट जो थे, ये कहते हैं कि रेफरेंडम जो परवेज मुशर्रफ ने करवाया था वो बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड के बेसिस पे था। यानी जो वो कहता था कि मैंने रेफरेंडम करवाया कि लोग मुझे चाह रहे थे, ये सारा सही नहीं था, वो रेफरेंडम फ्रॉड के बेसिस पे करवाया गया। ये कौन कहता है? मीडिया रिपोर्ट्स, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट जो हैं वो सारे ये चीज़ें कहते हैं। अब अगस्त 2002 में ये इशू करता है लीगल फ्रेमवर्क और अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर क्या करता है? अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट जो है अब न्यू ऑर्डर लाता है, और उस ऑर्डर में क्या लाता है कि प्रेसिडेंट अमेंडमेंट करता है और ऑर्डर लाता है कि प्रेसिडेंट जो है अब डिसमिस कर सकता है किसको? नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज को, यानी नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स को प्रेसिडेंट जो है अब डिसमिस कर सकता है। ऐसा इस तरीके से ये वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो क्या करता है? अमेंड करता है।
द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। इसका मतलब उसके बाद क्या, जो भी काम कैबिनेट में होंगे वो सुपरवाइज किए जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें क्या होगा, मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे। अब बताओ यहाँ पे जिन लोगों को हम आम पब्लिक ने वोट दिया, यानी वहां की पब्लिक ने वोट दिया, वो फ्रीली काम कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनकी पावर को ओवरथ्रो करा किसने, डिक्टेटर ने। समझ आई? गुड। अब देखिए, ये था एक और, ये कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं तब तक डेमोक्रेसी फ्रीली, आप उसको नहीं कह सकते कि फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री है कोई, जब तक इलेक्टेड लीडर्स अपनी मर्जी से अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाए। अपनी पावर्स मीन्स लोगों के डिसीजंस अपनी मर्जी से नहीं ले पाए। ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये एनसीईआरटी क्लास 9 से ली। जो भी एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं ये सारी की सारी अवेलेबल है कहां पे, एनसीईआरटी क्लास 9 में। वहां से जाके आप इन एग्जाम्पल्स को दोबारा से भी रीड कर सकते हो। अब दूसरा हमने पढ़ा कि पीछे कि भाई 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब कि कोई भी बंदा है उसकी 1 वोट होगा और उस 1 वोट की 1 ही वैल्यू होगी, है ना। लेकिन ये कहता है डेमोक्रेटिक में सिस्टम में, डेमोक्रेसी में अडल्ट सिटीजन्स, यानी जब भी कोई बंदा 18 ईयर्स ऑफ एज का हो जाता है तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंगली उसको राइट टू वोट होता है। उसके बाद लेकिन सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट टू वोट नहीं था। इसी तरीके से बहुत सारी और कंट्रीज हैं। एस्टोनिया जो है उसने सिटीजनशिप रूल्स लाए जिनमें पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। जो रशियन माइनॉरिटीज़ के लोग वहाँ पे रहते थे, रशियन लोग जो माइनॉरिटी में थे एस्टोनिया में, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, उनको उतने ज़्यादा राइट टू वोट नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिजी में कहता है इलेक्टोरल सिस्टम में कि वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन एन इंडियन फिजियन, कि जो वहाँ का फिजी है, वहाँ का रहने वाला बंदा है, उसका वोट, उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। किससे? जो वहाँ पे इंडियन फिजियन या बाकी कंट्रीज़ के जो लोग वहाँ पे बाद में जाके बसे, उनकी वैल्यू वोट की कम होगी। ये एग्जांपल्स भी आल्सो एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। अब ये सारा है कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता, इससे कि जो भी कंट्रीज जहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं है, वहाँ पे भी फुली डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं। गॉट इट? ओके। ओके, अब हम एक लास्ट वाले एग्जांपल जो है वो पढ़ लेते हैं इसकी, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स की, और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने पढ़ा कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उसके लिए वो कैसे काम करेगी, वो क्या काम करेगी, वो सारे के सारे रूल्स वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में सेट किए गए होंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने चलना है। बट जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइड माइनॉरिटी 1980s में जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है। उससे लेकर सिंस देन द कंट्री हैज वन रूल्ड बाय द ZANU PF। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है ZANU PF, उसके द्वारा उसको रूल किया गया। ये पार्टी जो है इसने, ये वही पार्टी है कि जब जिम्बाब्वे क्या कर रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहा था, तो तब उस टाइम पे इस पार्टी का मेन रोल था जिम्बाब्वे को फ्रीडम दिलाने के लिए। वहाँ की जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी उसमें इसका मेन रोल था, फ्रीडम स्ट्रगल वाली में। अब इसका लीडर लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, वो जो है हमेशा हैज़ बिन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक वो जो है वही एक ही जो लीडर है वो रूल कर रहा है इतने सालों से। अब हुआ क्या कि इलेक्शंस यहाँ पे भी होते हैं रेगुलरली। आप देखना रेगुलरली होते हैं, लेकिन हमेशा कौन जीतता है? ZANU PF।
क्यों? कि प्रेसिडेंट इज पॉपुलर बट यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। अब देखो कि ये सारे हो रहा है, अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी और उसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बार बार इलेक्शन जीत रहा है। व्हाई? क्योंकि ही इज क्या कर रहा है, वो यूजिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। और अपोजिशन पार्टी जो है वो वर्कर्स जो है अपोजिशन पार्टीज के, उसको जिम्बाब्वे में हरास किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है। और देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। लॉ भी है वहां पे कि भाई प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है अपोजिशन, बट इसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं हो रहा। वाई? टीवी एंड रेडियोज जो थे वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए गए जिम्बाब्वे में, और उनका रूलिंग पार्टी का जो वर्जन है वही बताया गया। अपोजिशन या जो बाकी पॉपुलेशन जो नहीं चाहती कि ये हो, ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए, उनका वर्जन लोगों तक नहीं पहुंचाया गया, नहीं बताया गया। देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़ पेपर्स बट द गवर्नमेंट हरास देम एंड जर्नलिस्ट हु गॉट अगेन। अब जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ पेपर्स, उनके जो जर्नलिस्ट थे, उन सबको भी हरास किया जाता था। फिर द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स एंड वेंट अगेंस्ट देम। उसके बाद जो कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं उन सब को भी क्या किया गया, इग्नोर किया गया। तो यहां से ये कि जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फॉर एग्जांपल जिस किसी भी कंट्री में अगर वहां की गवर्नमेंट उस कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वो भी फुली तरीके से क्या नहीं कर रही, फॉलो नहीं कर रही, तो तब भी आप उसे फुली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। ये थे आज की कुछ केस स्टडीज एंड फीचर्स। आप इनको आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फर्दर हम इनको कल और अच्छे से जो है इसका जो नेक्स्ट एक टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे क्या होगा कि और ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे डेमोक्रेसी को। तो एक है कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही। क्या? कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। शुक्रिया।